अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 को, जो कि है डायनेमिक्स। तो हम पहले हम सेकंड चैप्टर की शुरू में हमने पढ़ा था कि फ़िज़िक्स का एक ब्रांच है मैकेनिक्स, जो कि दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। अब काइनेमेटिक्स को हमने जो है वो जान लिया और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी हमने पढ़ लिए, क्योंकि काइनेमेटिक्स जो है उसमें हम मोशन पढ़ते हैं, उसके साथ साथ जो मोशन के साथ रिलेटेड चीज़ें हैं यानी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और उसको हम जो है पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स को। सो डायनेमिक्स जो है इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी मोशन with its cause, or we can say that in which we study motion and also the causes of motion, कि मोशन जो है वो किस वजह से हो रही है। अब जो सबसे प्रोमिनेंट काज है मोशन का वो फोर्स है। सो हम फोर्स के बारे में जो है वो जानेंगे कि फोर्स is an agent which move a body or tend to move or stop a body or tend to stop। यानी फोर्स जो है वो एक ऐसा एजेंट है जो कि एक बॉडी को मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है। जिस तरह यहाँ पर मैंने ये एक वॉल बनाया है कि इफ़ दिस पर्सन वांट्स टू मूव दिस वॉल, he can't move this wall but he try to move it but he can't। सो यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन वो जो दीवार है वो यहाँ से हिल नहीं रही। यहाँ पर इस बॉल को जो है मूव करना इजी है, क्योंकि बॉल की जो मतलब उसको हम आसानी से मूव कर सकते हैं बाय फोर्स। तो फोर्स जो है वो वजह बनती है मोशन की। इस तरह अब अगर एक लाइटर ऑब्जेक्ट है और एक हैवी ऑब्जेक्ट है, तो लाइटर ऑब्जेक्ट को हम आसानी से मूव कर सकते हैं, और जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो उनको हम आसानी से मूव नहीं कर सकते। तो ये गैलीलियो जो है गैलीलियो ने सबसे पहले ये स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि it is easy to move or stop light object than heavier objects। यानी कि हम हेवियर ऑब्जेक्ट्स को आसानी से मूव नहीं कर सकते, और ना हम उसको आसानी से रोक सकते हैं एज कंपेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो है इसमें इसी तरह इस स्टेटमेंट को जब न्यूटन ने कंक्लूड किया, तो उसने जो है न्यूटन ने फिर कहा दैट every body resists to the change in its state of rest or uniform motion, and he called this inertia of a body। So inertia is a property of a body due to which it resists any change in its state of rest or uniform motion। इसी तरह ये मास जो है इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी कि अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया उस प्रॉपर्टी की ज़्यादा होगी, और अगर मास जो है वो कम होगा तो इनर्शिया जो है वो कम होगी। यानी कि हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इनर्शिया जो है ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी है एक बॉडी की। हर एक बॉडी की जो है इनर्शिया होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी है एक बॉडी की, जो रेजिस्ट करती है इन इट चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट आर यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी में हम जा रहे हैं, तो अगर ड्राइवर ब्रेक अप्लाई कर ले तो हम आगे की तरफ जो है इस तरह चले जाते हैं, बिकॉज वी वांट्स टू कंटिन्यू आवर यूनिफॉर्म मोशन, बट ड्यू टू ब्रेक्स it is impossible to move, but our body wants to move। that's why हम जो है वी मूव अ लिटल बिट फॉरवर्ड, हम थोड़ा सा जो है आगे चले जाते हैं। या अगर हम रेस्ट में हैं और अचानक गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाए, तो हम पीछे की तरफ जो है वो
थोड़ा सा चले जाते हैं। ये क्यों? ये भी इनर्शिया की वजह से। सो दिस इज इनर्शिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मोमेंटम। सो मोमेंटम को यानी कि मोमेंटम को डिफाइन करने से पहले हम थोड़ा सा बेस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहें दैट अ बुलेट इज अ स्मॉल इनर्शिया, बुलेट हैज़ अ स्मॉल मास and has a small inertia, but after firing from the gun it has a very strong impact. So why this is so? इस तरह क्यों होता है? या अगर हम ये कहें कि a loaded truck have a large impact even it is moving slowly. तो मोशन में दो चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है उस बॉडी का जो मास है और उसकी वो कितनी वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रही है। अगर एक स्मॉल बॉडी है पर वो लार्ज वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है, तो उसको जो है अगर हम उसे रोकना चाहें तो उसे रोकना मुश्किल होता है। अगर एक बहुत लार्ज बॉडी है, लार्ज मास है, और उसको मूव करना भी मुश्किल होता है। एंड इन द सेम वे अगर हम बुलेट को देखें तो उसका जो मास है वो बहुत स्मॉल है, बट इट इज़ मूविंग विद अ हाई स्पीड, दैट्स वाई it has strong impact. Now we define momentum that the product, या प्रोडक्ट के साथ हम ये भी लिख सकते हैं that the scalar product of mass and velocity is called momentum, or the quantity of motion in a body is called momentum. अब मोमेंटम जो है वो हमारे पास P इज इक्वल टू एम वी, यानी कि momentum as a vector quantity and momentum has the same direction as the direction of velocity because mass is a scalar quantity and if it have no direction. So अगर हम यूनिट को जानने की कोशिश करें तो मास का जो यूनिट है वो kg है और वेलोसिटी का जो यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का SI यूनिट जो है वो क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब अगर हम जो है इसके और यूनिट्स के बारे में पढ़ें, यानी मोमेंटम का यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड। अगर हम इसके साथ सेकंड को मल्टीप्लाई करें और सेकंड को डिवाइड करें तो ये जो है किलोग्राम मीटर, ये सेकंड इस सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और ये जो है सेकंड। अब ये हमारे साथ बराबर है न्यूटन के और यहाँ पर सेकंड हम लगा सकते हैं। सो मोमेंटम का दूसरा यूनिट जो है वो क्या है? वो है न्यूटन सेकंड। ये हमने जो है मोमेंटम के बारे में पढ़ा। नाउ वी आर मूविंग टू द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो न्यूटन जो है उसने अपने लॉज ऑफ मोशन जो है डेवलप किए in 1666 when he was 23 years old. Newton's laws of motion. Newton's laws of motion. न्यूटन्स के 3 laws हैं and Newton developed his laws in 1666 when he was 23 years old. न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ है उसको हम पढ़ेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ में जो है फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था न्यूटन ने कि व्हेन देयर इज नो फोर्स देयर इज नो एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, or we also can say that if there is no force there is no motion. अगर फोर्स ना हो तो मोशन जो है वो नहीं होगा। यानी
अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में होगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई नहीं होता, या अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जो है वो जा रही है तो अगर उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो वो जो है उसकी जो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है उसमें चेंज नहीं आएगा। तो इसकी जो स्टेटमेंट है न्यूटन फर्स्ट लॉ की वो हम लिखते हैं। स्टेटमेंट वो क्या है? न्यूटन ने कहा था कि अ बॉडी, या हम इस तरह लिख सकते हैं कि अ बॉडी continues its state of rest or of uniform motion until there is no external imbalance force applied on it। एक बॉडी जो है वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू करेगी, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं दैट अ बॉडी इज इन रेस्ट will remain at rest, or if a body is moving with uniform speed will continue its uniform motion until an external unbalanced force applied on it। यानी एक बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी तब तक जब एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो, या एक बॉडी जो है अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपने यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करेगी तब तक जब एक एक्सटर्नल जो है फोर्स इस पर अप्लाई ना हो। मैंने यहाँ एक और वर्ड इसके साथ ऐड किया, यानी इम्बैलेंस्ड फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स। फॉर एग्जांपल, अब इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन जितना फोर्स इस साइड से अप्लाई हो रहा है उतना फोर्स जो है वो इस साइड से भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन फिर भी बॉडी जो है वो रेस्ट में है। वो तब तक मूव नहीं करेगी जब कोई इनबैलेंस फोर्स जो है, अनबैलेंस फोर्स इस पर अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स और यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स, फिर भी बॉडी रेस्ट में है। या फिर अगर एक बॉडी मूव कर रही है और उस पर दोनों साइड से सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है तो फिर भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी। लेकिन अगर यहाँ पर जो है हमने 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो जो नेट फोर्स है वो एक डायरेक्शन में ज़्यादा हो गया, यानी 1 न्यूटन फोर्स जो इस पर एक्सटर्नल अप्लाई हो रहा है वो ज़्यादा है। तो दैट्स वाई जो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है बॉडी उस डायरेक्शन में जो है वो चली जाएगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब फोर्स नहीं होता तो बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तब भी उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन है और उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन क्या है, बैलेंस्ड है, और अगर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा तो फिर भी उसमें एक्सेलरेशन जो है नहीं होगी, क्योंकि उसका जो स्पीड है उसमें चेंज नहीं होगा। यहाँ तक जो है हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ को और इससे आगे फोर्स और मोमेंटम को हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह न्यूटन के जो बाकी 2 लॉज हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद इस तरह मास एंड वेट
और जो कमिंग चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको आंसर कर सकें, और अगर कुछ इम्प्रूव करने के लिए आपके पास आइडिया हो तो वो आप हमें ज़रूर दे सकते हैं। इसी तरह एक एडवाइस भी देता चलूँ कि हर किसी के एतराज़ात का जवाब ना दें, क्योंकि दुनिया में या हमारे रिश्तेदारों में या हमारे दोस्तों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आप पर बहुत सारे एतराज़ात करेंगे, लेकिन आप किसी के एतराज़ को जो है उसको जवाब ना दें, बल्कि उसको जो है मुस्कुराते हुए और हंसते हुए उस पर खामोश हो जाए। इससे आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। एंड विद दिस एडवाइस वी आर गोइंग टू एंड ऑफ आवर लेक्चर। इंशाल्लाह हम जो है अगले लेक्चर में मिलेंगे। सो अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।